पिछले सेशन में हमने यूनिट 1 कवर कर ली थी, अब हम यूनिट 2 पर देखेंगे। यूनिट 2 बात करता है हमसे कंसीडरेशन के बारे में। कंसीडरेशन मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, किसी चीज के बदले में कोई और चीज। जैसे मैं बोल लूं लेज के बदले पैसा, पैसे के बदले लेज के बदले में। कंसीडरेशन मतलब किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज देना इज नोन एज कंसीडरेशन। एक बात तो बताओ, क्या कंसीडरेशन के बिना कोई भी काम होता है? बोलो मना कर दो, बिल्कुल मना कर दो। अगर ऐसा है तो मेरे सारे काम आप कर दिया करना कल से। तो बिना कंसीडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल वॉइड होता है। बिना कंसीडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, कुछ चीजों को छोड़कर। और पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लें। सबसे पहले कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, यानी किसी चीज के बदले में कोई और चीज। जैसे देखना, आ जाओ नीचे। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पर यानी मेरी डिजायर पर जब प्रोमिसी या कोई दूसरा बंदा कुछ करता है, कुछ नहीं करता, या कुछ ना करने या करने के लिए प्रॉमिस कर देता है, ऐसी कंडीशन में उसे बोलते हैं कंसीडरेशन। मतलब मेरी चीज के बदले में कुछ और कर देना इज नोन एज कंसीडरेशन। मैंने लेस के लिए बोला सामने वाले से, तो मेरे पैसों के बदले में वो बंदा मेरे को लेस देगा। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मेरा ऑफर ये था ना कि लेस दे दो, तो मैं कौन हुआ, ऑफरर या प्रोमिसर। सेम बंदे होते हैं ना, याद करो याद करो। प्रोमिसर एंड ऑफरर आर सेम पर्सन्स, और एक्सेप्टर और प्रोमिसी आर सेम पर्सन। तो जनाब जो बंदा प्रॉमिस कर रहा होगा, एक सेकंड रुकना। तो जनाब मैंने प्रॉमिस करा कि मैं पैसे दूंगा, बदले में मेरे को लेस दे देना। मैं प्रॉमिस करूंगा, बदले में मेरे को लेस दे देना। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी मेरी डिजायर पर जब दुकानदार यानी प्रोमिसी या उसका कोई चेला मेरे को वो दे दे, कुछ कर दे, कुछ ना करे, कुछ करने ना करने के लिए प्रॉमिस कर दे, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। उस एक्ट, उस अब्सिस्टेंस या उस प्रॉमिस को बोलते हैं कंसीडरेशन। सुनना, कंसीडरेशन क्या करी जाती है, दी जाती है। कंसीडरेशन क्या करी जाती है, दी जाती है। 2D में इसकी डिफाइन दे रखी है। कंसीडरेशन दी जाती है, ध्यान रखना, दी डी डी डी। ठीक है, सुनना, मेरी डिजायर पर, मेरे कहने पर सामने वाला बंदा कुछ कर दे, कुछ ना करे, कुछ करने ना करने का प्रॉमिस कर दे, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। मेरी डिजायर पर मेरे पैसों के बदले वो मेरे को लेस देगा, मेरे पैसों के बदले वो लेस देगा, इसको बोलेंगे कंसीडरेशन। ठीक है, कुछ करने के लिए हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, साफ बात है। वही ऑफर वाला हिसाब है, ऑफर की तरह कुछ करने के लिए, ना करने के लिए, दोनों दोनों। प्रोमिसर की डिजायर पर ही होना चाहिए, ध्यान रखना। मैंने बोला पैसों के बदले लेस दे दो, मेरी डिजायर पर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी और की डिजायर पे काम चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी देखेंगे इसके बारे में। चलो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसी भी हो सकती है। हो सकता है मैंने कल पैसे दे दिए, हो सकता है आज पैसे दे दिए, हो सकता है कल पैसे दूं। ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। कंसीडरेशन प्रोमिसी से भी आ सकती है, कोई और बंदा भी कर सकता है। दुकानदार लेस दे दे, चाहे उसका कोई चेला लेस दे दे, मेरे को लेस मिलना चाहिए इनडायरेक्टली। ठीक। कंसीडरेशन मतलब होता है प्रॉमिस। कंसीडरेशन मतलब प्रॉमिस, जो पार्टनी बदले में करती हैं, एक्सचेंज में मतलब बदले में करती हैं। सुनना, क्या लेस के बदले पैसा मांगना उसकी तरफ से कंसीडरेशन नहीं है? क्या उसके लेस के बदले मेरा पैसा कंसीडरेशन नहीं है? तो लेस के बदले पैसा कंसीडरेशन है, और पैसे के बदले लेस कंसीडरेशन है। तो दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बनती हैं। प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बनते हैं, ऐसी ही कंडीशन में एग्रीमेंट बनता है। हमने पढ़ा था ना, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस इज नोन एज एग्रीमेंट। तो मेरा लेज, सॉरी मेरे पैसे और उसका लेज, दोनों एक दूसरे के कंसीडरेशन बन रहे हैं, यानी दो प्रॉमिस आ रहे हैं, मेरा लेज लेना और उसका पैसे मांगना। तो ये दो प्रॉमिस आपस में जब मिल रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, और सॉरी एग्रीमेंट बना रहे हैं, और एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो कंसीडरेशन जो होता है वो किसी तरह का बेनिफिट होता है, किसी तरह का राइट होता है, जो एक या दूसरी पार्टी एक दूसरे से ले सकती है। साफ बात ये, मतलब बदले में। अब सुनना, किसकी डिजायर पर होना चाहिए? प्रोमिसर की डिजायर पर। क्या प्रोमिसी की डिजायर पर चलेगा? क्या बिल्कुल नहीं चलेगा। सुनो, एक बंदा था, अच्छा प्रोमिसी की डिजायर पर भी नहीं, किसी दूसरे बंदे की भी डिजायर पर नहीं, प्रोमिसर मतलब प्रोमिसर, प्रोमिसर के अलावा कोई नहीं चलेगा। देखना, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस लॉ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे देखना, ये रहा एक मार्केट, शॉप बननी शुरू होनी थी यहाँ से, इस तरह से शॉप बनते बनते, यहाँ से बनते बनते, मतलब इस तरह से शॉप बनती और बनते बनते फिर लास्ट तक यहाँ तक जाती, मतलब यहाँ तक लास्ट तक दुकान जाती, और सबसे लास्ट में ये वाली शॉप बनती, ये पर्टिकुलर शॉप सबसे लास्ट में बनती। तो इस बंदे ने क्या करा, ये जो पर्टिकुलर बंदा था इस शॉप का ओनर, उसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए
कि मेरी डिजायर पर मेरी शॉप पहले बना दो, मतलब यहाँ काम आप यहाँ से शुरू ना करके काम यहाँ से शुरू करो। अब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे किसने दिए होंगे? सोचो सोचो सोचो, हमारे आईएएस ऑफिसर ने। सही बात है। तो जनाब अब बताओ ये कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं है? मतलब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ ये वैलिड है या नहीं है? मना कर दो बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि काम जो होगा वो आईएएस ऑफिसर की डिजायर पर होगा, क्योंकि कंसिडरेशन किसने दी? आईएएस ऑफिसर ने। तो जैसा आईएएस ऑफिसर बोलेगा बिल्कुल वैसे का वैसा काम होगा। तो मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पर ही काम चलेगा, ध्यान रखना। ऑफरर की डिजायर पर ही काम चलेगा, ध्यान रखना। प्रोमिस ही परफॉर्म करने वाला होता है, ऑफरर वो जो ऑफर देता है, ऑफर को ही हम प्रोमिसर बोलते हैं। इस बात में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, देख के रखना। ठीक, तो ब्रो ये सब चीजें आ जाती हैं खत्म। तो जनाब हुआ ऐसे ही कुछ कि कलेक्टर की डिजायर पर ही काम चलेगा और जो बंदा वो था दुकानदार, उसकी डिजायर पर कुछ नहीं होगा। इस वजह से वो वाली कंसीडरेशन बिल्कुल वाइड थी, कंसीडरेशन वाज वाइड। बाकी आप पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाओ, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ पर्सन। सॉरी कंसीडरेशन में फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी से भी आ सकती है, किसी दूसरे बंदे से भी आ सकती है। इस पर्टिकुलर केस लॉ का नाम जरूर याद रखना है, ये केस लॉ का नाम याद मत भूल जाना। ठीक है, सुनिए। क्या लेज मेरे को प्रोमिसी दे सकता है, मतलब दुकानदार दे सकता है? हाँ दे सकता है। क्या उसका चेला दे सकता है? हाँ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ ऐसा, एक चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लॉ में एक बूढ़ी आंटी थी, एक ओल्ड लेडी थी और उनकी एक बेटी थी। एक उनकी बेटी ले लेते हैं, और ये हैं अपने मामा श्री। आजकल मामाओं का रिकॉर्ड थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड लेडी ने बोला बेटी मेरी प्रॉपर्टी रख ले और अपने मामा को देते रहना एन्यूटी। एन्यूटी हम मैथ में पढ़ते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे थोड़ी बहुत अमाउंट जो होती है वो देते रहना। अब ये जो बूढ़ी आंटी है ये कहीं टपक, बूढ़ी आंटी टपक गई। लो मिटा भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ी आंटी टपक गई हमारी। अब बेटी ने कहा मामा जी मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ, ओ बुढ़े तू कौन है? तेरी वो मेरी अम्मी तो गई, अब आपको कौन बचाएगा? अब इन दोनों के बीच में था कॉन्ट्रैक्ट, और बेटी ने बोला मामा जी ने तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं है, मैं कैसे मामा जी को पैसे दे दूं? तो डिजायर बाद में फैसला ये निकला कि मामा जी को पैसे देने के लिए बोला तो है आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी इसी शर्त पे तो ट्रांसफर करी है कि मामा जी को पैसा मिलता रहना चाहिए, वरना आंटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती नहीं। तो कंसिडरेशन जो होता है वो प्रोमिसी से भी हो सकता है, प्रोमिसी के अलावा कोई दूसरा बंदा भी ट्रांसफर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाते हैं एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन वो होती है जो ऑलरेडी दी जा चुकी होती है, लेज भी दे दिया पैसा भी दे दिया, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वही था ना एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वही वाली चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लेज भी दे दिया पैसा भी दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट लेज दे दिया पैसा नहीं दिया, या पैसे दे दिए लेज नहीं दिया, दोनों कंडीशन। या फिर दूसरी चीज बायलेटरल, बायलेटरल मतलब ना लेज दिए ना पैसे दिए, ये चीज यहाँ पे कवर हो जाती है। प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। कंसिडरेशन किसी भी काम के लिए हो सकती है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए भी। मतलब मैं पैसा आज भी दे सकता हूँ, कल भी, परसों भी। लेज आज भी मिल सकते हैं, कल भी मिल सकते हैं और परसों ही मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, कंसिडरेशन एडुकेट होना जरूरी है क्या? मेरे को 100 रुपए की चीज के 100 रुपए ही देना जरूरी है क्या? मना कर दो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं 100 रुपए की चीज के 10 रुपए भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 लाख की चीज 2 रुपए में खरीदूंगा, तुम्हारे घर का क्या जा रहा है? लेकिन हाँ, लॉ ये बोलता है कुछ वैल्यू होनी चाहिए, देयर मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू, समथिंग इन लॉ विच इज रिगार्डिंग हैविंग अ वैल्यू। कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, सम वैल्यू, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो फेयर वैल्यू हो सकता है बार्गेन की वजह से वैल्यू कम हो गई हो। लेकिन 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 इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर वो शॉकिंगली लेस हुई, लेकिन अगर वो शॉकिंगली लेस हुई, कहूंगा शॉकिंगली लेस, अगर वो शॉकिंगली लेस हुई तो सेक्शन नंबर 25 का सब सेक्शन 2 बोलता है कि वो कोर्ट में एज एन एविडेंस ले लिया जाएगा कि आपने हो सकता है उसके गले पे चाकू रख लिया हो। जैसे मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी कोई 100 रुपए में ले जा रहा है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो मेरी अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी 100 रुपए में दे दूंगा। हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो। अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी 9 लाख में है तो कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 10 लाख की चीज अगर मैं 100 रुपए में ले रहा हूँ तो ये शॉकिंगली लेस नहीं लग रहा क्या आपको? क्या ये आपको शॉकिंगली लेस नहीं लग रहा? 10 लाख की चीज 100 रुपए में ले रहा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको बीच में? कैसे हो सकता है ऐसा? आप बेच दोगे? तो ऐसी कंडीशन में ये एज एन एविडेंस यूज हो जाता है कोर्ट में। इसीलिए कंसिडरेशन किसी भी वैल्यू की हो सकती है, जरूरी नहीं है फेयर वैल्यू हो, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू होना बेहद बेहद जरूरी है। सब सेक्शन 2 बोलता है सेक्शन 25 का कि अगर वो शॉकिंगली लेस होगी तो दिक्कत हो जाएगी।
अच्छा, सेक्शन 25 क्या बोलता है? सेक्शन 25 बोलता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज void. सेक्शन नंबर 25 बोलता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज void, और सेक्शन नंबर 25 का सब सेक्शन 2 बोलता है कि कुछ ना कुछ कंसीडरेशन, तो सेक्शन नंबर 25 बोलता है कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होनी चाहिए, लेकिन उसका सब सेक्शन 2 बोलता है, उसका ही सब सेक्शन 2 बोलता है कि शॉकिंगली लेस ना हो, वरना एज एन एविडेंस यूज हो जाएगा कोर्ट में। ठीक है, आगे जाओ। अगर कोई बंदा वही कर रहा है जो उसे लीगली करना भी चाहिए, तो उसके लिए उसे कंसीडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं गवाही दे रहा हूँ, मेरे को क्या पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों मिलने चाहिए? ये मेरा वो है, लीगल रूल है, मतलब लीगली काम करना है ना, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। अब सुनना, कोई चीज अगर ऐसी है जिसके लिए लीगली परफॉर्म करने के लिए पर्सन बाइंड है, तो और हाँ वो चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, तो उसके लिए कंसीडरेशन की कोई जरूरत नहीं होती। बात कर, ठीक है। गवाही देने के लिए मेरे को किसी कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं आपको कंसीडरेशन में बोलूं कि आप मेरे को 100 रुपए दो, बदले में मैं आपको कंसीडरेशन के बदले, मतलब बदले में मैं आपको काले जादू से हिमालय की चोटियां पहुंचाने का वादा करूं। ऐसे काम नहीं चलते, रियल होनी चाहिए। इल्यूजनरी चीजें नहीं चलेंगी, खजाना वजाना, ब्लैक मैजिक, ऐसी सब चीजें बिल्कुल नहीं चलती। चलो आ जाओ। अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, किसी को उठवा दो, 10 लाख देके दरोगा बन जाओ, ऐसी सब चीजें नहीं चलती। अब आ जाओ ये वाला टॉपिक, 7 नंबर का क्वेश्चन। कितने परसेंट चांसेस हैं? काफी हैवी चांसेस हैं। आ जाओ देखो, सूट बाय थर्ड पार्टी कैन सू टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, क्या एक थर्ड पार्टी सूट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में? कैसे कर देगी यार? नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी कैन नॉट सू अ कॉन्ट्रैक्ट। केवल वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होते हैं, दे कैन सू अ कॉन्ट्रैक्ट में सू मतलब होता है केस। क्या केस कोई थर्ड पर्सन कर सकता है? नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट तो वैलिड है, लेकिन कंसिडरेशन वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड नहीं है। मतलब हमने देखा था कि कंसीडरेशन किसी से भी आ सकती है, प्रोमिसी से भी आ सकती है, किसी और पर्सन से भी आ सकती है। कंसीडरेशन में फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में प्रोमिसी के अलावा दूसरा बंदा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडरेशन में प्रोमिसी के अलावा दूसरा बंदा हो सकता है। क्या ये बंदा स्ट्रेंजर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? स्ट्रेंजर नहीं है? बिल्कुल है। थर्ड पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पे वो कंसीडरेशन दे सकता है। थर्ड पार्टी कैन गिव कंसीडरेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट केवल वही लोग परफॉर्म करा सकते हैं जो उसके पार्ट होते हैं। सुनना सॉरी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेटी मतलब तो प्राइवेसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो हैं, केवल वही लोग उस राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं करा सकता। कुछ एक्सेप्शन है वो छोड़कर, वरना प्राइवेट होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कोई तीसरा बंदा बीच में कूद रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कराने के लिए, ऐसा सब नहीं चलता। तो जनाब ये वाला लाइन याद रखिए कि थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, केवल वो लोग जो पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुनना, एक लाइन लिखवा रहा हूं, लिख लेना कि देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, बट कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन, बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंसीडरेशन तो स्ट्रेंजर से फ्लो हो सकती है, लेकिन कंसीडरेशन स्ट्रेंजर से फ्लो हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। जैसे चेन्नई वर्सेस रमैया में कंसीडरेशन फ्लो हो रही थी उन बूढ़ी आंटी से, और पैसे मिल रहे थे मामा जी को, तो कंसीडरेशन फ्लो हो सकती है कोई दूसरे बंदे से, लेकिन कोई तीसरा बंदा मेरे और आपके बीच के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता। देखना, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं, एक शब्द होता है एक्सेप्शन करके, ये हर जगह बीच में टांग अड़ाई देता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाता है। देखना, जैसे ट्रस्ट का केस, ट्रस्ट मतलब क्या? एनपीओ, ट्रस्ट मतलब एनपीओ,
तो एनपीओ में जो बेनिफिशियरी होते हैं, बेनिफिशियरी वो हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करा सकते हैं, ट्रस्टी और सेटलर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को वो करा सकते हैं। जैसे मैंने अनाथालय में 100 रुपए दान कर दिए, हाँ यार बहुत पैसा है मेरे पे, मैं बताया 10 रुपए की प्रॉपर्टी है मेरे पास, मैंने अनाथालय में 100 रुपए दान कर दिए। अब ऐसी कंडीशन में मैंने अनाथालय में 100 रुपए दान कर दिए, ऐसी कंडीशन में मैं हुआ सेटलर और वो हुआ ट्रस्टी, जिसको मतलब ट्रस्ट जो होता है उसके मालिक को ट्रस्टी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ एन एनपीओ ट्रस्टी। तो ट्रस्टी को मैंने पैसे दे दिए, मैं हुआ सेटलर, वो हुए ट्रस्टी, और वो जो अनाथ बच्चे हैं वो हुए बेनिफिशियरी। मैंने 100 रुपए दिए थे कि इन 10 बच्चों के बीच में चॉकलेट बांट देना, क्या वो 10 बच्चे मेरा क्लेम वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, भले ही वो पार्टी ना हो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकते हैं। फैमिली सेटलमेंट का केस हुआ, फैमिली के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं वो सब वो करा सकते हैं। हरा कलर लूं क्या, लाल लूं क्या, ना हरा, सी चलो। तो मतलब पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रिटन में, राइटिंग में हो, तो कोई भी बंदा जो फैमिली का मेंबर होता है वो बंदा उससे एनफोर्स करवा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, चलो शादी के केस में पति पत्नी में से कोई भी उसे एनफोर्स करवा सकता है। जैसे हमारी एक्स की वाइफ ने एफ की वाइफ के पापा ने कॉन्टेक्ट करा था कि मेरी बेटी को मत मारना, मैं तुझे 100 रुपए देता रहूंगा हर महीने। अब क्या बेटी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है? हाँ करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही उसकी वाइफ जो है वो उसके पापा और उसके पति के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? उसके पापा और उसके पति के बीच में, कि वो उसकी बेटी को नहीं मारेगा, लेकिन उसकी वाइफ भी उसे एनफोर्स करवा सकती है, भले ही वो थर्ड पार्टी हो। ऐसे ही देखो यहाँ पर वो बच्चे जो कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? मेरे और ट्रस्टी के बीच में, सेटलर और ट्रस्टी के बीच में, लेकिन कौन एनफोर्स करवा सकता है? बच्चे, वो ट्रस्ट वाले बच्चे, एनपीओ वाले बच्चे। और फैमिली सेटलमेंट के केस में भले ही कॉन्ट्रैक्ट मेरे और, जैसे मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे पापा के 3 बच्चे हैं सपोज, मैं इकलौता बच्चा हूँ, सिंगल चाइल्ड सुप्रीमेसी, लेकिन सपोज मेरे पापा ही 3 बच्चे हैं और उन्हें प्रॉपर्टी बांटनी है, तो जनाब 30 रुपए की प्रॉपर्टी में 10-10 रुपए हम तीनों के बने। अब हम तीनों भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं, हमें नहीं करना बंटवारा, हमारे बच्चों को बंटवारा करवाना है। क्या हमारे बच्चे बंटवारा करवा सकते हैं हम लोगों के टपक जाने के बाद? हाँ करवा सकते हैं, इसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट का केस। भले वो उन दोनों कॉन्टेक्ट किसके बीच में? मेरे पापा और मेरे बीच में, लेकिन मेरे बच्चे भी उसे एनफोर्स करवा सकते हैं, इसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट का केस। इसके अलावा देखो असाइनमेंट का केस, असाइनमेंट के केस में ऐसा होता है, बे जा ऊपर जा बे, ए को पैसे लेने हैं बी से और बी को लेने हैं सी से। ए को पैसे लेने हैं बी से और बी को लेने हैं सी से, तो बी बोलेगा मेरे को तो हटा दो, सी डायरेक्टली ए को पैसा दे दे। ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच? एक तो इन दोनों के बीच, एक कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कौन कर रहा है? ए और सी। भले ये दोनों कंसिडरेशन टू वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पर वो इन्फोर्स करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। हाँ ये कंडीशन लग रही कि सी बोल दे मैं तो बी को पैसा दूंगा, वो अलग बात रही, वरना मतलब मैं सादा केस की बात कर रहा हूँ। तो मतलब अगर कोई पर्सनल स्किल का केस नहीं है, पर्सनल स्किल की चीज नहीं है, कुछ वैसी चीज है, तो उसे हम असाइन कर सकते हैं किसी दूसरे बंदे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब देखना एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि मैं बता दूं कि मैं आपके बिहाफ पर गुड्स होल्ड कर रहा हूँ। जैसे मैंने सामान बेच दिया, मेरा सामान पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, मेरे 100 पेटी पड़ी हुई है वेयर हाउस में, और मैंने सामान बेच दिया किसी ए नाम के बंदे को। अब वेयर हाउस वाला अभी सामान किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है? मेरे बिहाफ पर। लेकिन अगर अगर बायर ने जाके बोल दिया उससे, मतलब मैंने और बायर ने दोनों ने मिलके बोल दिया कि आज से ये जो सामान है वेयर हाउस में जो वेयर हाउस वाले को मैंने ये बोल दिया कि आज से सामान मेरा नहीं है, आज से सामान उस बायर का है, तो ऐसी कंडीशन में वो सामान बायर का हो जाता है। भले ही उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या बोल रहा हूँ, अरे एक सेकंड, हाँ भले ही वो एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन मतलब तीसरा बंदा आ गया ना, वही चीज। चलो देखना आ गया जो ये छठा, ये काफी काम की चीज है, देखना। कन्वेयंट अटैच टू अ लैंड,
कन्वेंट अटैच टू अ लैंड, मतलब लैंड के साथ जो कंडीशन चलती हैं वो लैंड के साथ ही चलती हैं, जो चीजें लैंड के साथ चलती हैं वो लैंड के साथ ही चलती हैं। सेल भले ही लैंड किसी के पास भी हो, भले ही लैंड किसी के पास भी आ जाए, सक्सेसर ऑफ सेलर कोई भी हो, वो लैंड के साथ कंडीशन लगेगी। मतलब मेरी जमीन है, ये गोल जमीन है मेरी, यहाँ पे मैंने रास्ता दे दिया इतना, एक पर्टिकुलर बंदे को इतना रास्ता दे दिया, यहाँ पे वो नदी बनाएगा, नदी। आप लोग बोलो इतनी लॉजिकल बातें क्यों करता है, नहीं करूंगा तो मजा कैसे आएगा। हाँ, नदी बना रहा है वो, ठीक है। अब मैंने ये जमीन बेच दी किसी XYZ पर्सन को, क्या वो XYZ पर्सन ये बोल सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट तो उनके साथ था, आप यहाँ पे नदी नहीं बना सकते? नहीं बोल सकता, क्योंकि ये कंडीशन लैंड के साथ जुड़ी हुई है। ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जिस बंदे के पास होगा उसके साथ ये कंडीशन अपने आप चली जाएगी, क्योंकि कंडीशन लैंड से जुड़ी हुई है। कोवेनेंट मतलब बोले तो कंडीशन रनिंग विद द लैंड, लैंड के साथ अटैच्ड कंडीशन लैंड के साथ ही रहती है, अलग नहीं होती, ठीक। अब देखना, इसी को बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टिव कन्वेंट एंड ऑल सक्सेसर आर बाइंड टू इट। किसी के पास भी जमीन आएगी उसके लिए वो बंदा बाइंडेड होगा, ठीक। चलो चलो हाँ, अच्छा एजेंट के थ्रू अगर मैं किसी कॉन्टेक्ट में आता हूँ, अगर मैं एजेंट के थ्रू किसी कॉन्टेक्ट में आता हूँ तो भी मतलब एनफोर्सिबल होगा वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब इन सारी कंडीशंस में, इन साथ की साथ कंडीशंस में एक थर्ड पार्टी सू कर सकती है केस पर, मतलब उन तीनों पार्टी का इंटरेस्ट आ जाता है उस चीज पर, तीनों में से मतलब तीनों में से कोई पार्टी केस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब भले ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एजेंट और बायर के बीच हुआ था, भले ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एजेंट और बायर के बीच हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल क्या इन्फोर्स करवा सकता है? हाँ बिल्कुल करवा सकता है, ठीक है। एक क्या चीज बता रहा था मैं, एक मिनट रुकना बस। हाँ, एक्नॉलेजमेंट की बात चल रही थी, और एक्नॉलेजमेंट की, तो वहां पे रह गया था थोड़ा सा, सुनना। मैंने उस बंदे अब वो बंदा मेरे बिहाफ पर गुड होल्ड नहीं करता, अब वो बंदा बायर के बिहाफ पे गुड होल्ड करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में? मेरे और बायर के बीच में ना, सॉरी सॉरी, मेरे और उस वेयर हाउस वाले के बीच में। अरे यार रुको एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ सॉरी सॉरी, मेरा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट मेरे और वेयर हाउस वाले के बीच में। क्या बायर इन्फोर्स करवा सकता है कि वो सामान मेरा है? हाँ करवा सकता है, क्योंकि मैंने तो बोल दिया ना कि अब सामान बायर के बिहाफ पे होल्ड करो, तो क्या बायर कॉन्ट्रैक्ट को वो करा सकता है? हाँ करा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और उसके बीच था, लेकिन बायर उसको इन्फोर्स करवा सकता है, बात ठीक। सुन, सेक्शन नंबर 25 बोलता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। सेक्शन नंबर 25 इस बारे में बात करता है, लेकिन सेक्शन नंबर 25 का सब सेक्शन 2 बोलता था कि कंसीडरेशन, सेक्शन नंबर 25 तो बोलता है कुछ कंसीडरेशन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो नहीं बोला, लेकिन सब सेक्शन 2 बोलता है अगर वो शॉकिंगली लेस होगी तो नहीं मानेंगे। हो सकता है कोर्ट उसे एज एन एविडेंस यूज कर ले कि मतलब आपने तो गलत तरह से छीन लिया होगा, ऐसी सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ ऐसी कंडीशन में जहां पर बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड और एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ये वाला केस, ये वाला केस यहाँ पर से कहीं अजीबो गरीब प्रकार की केस स्टडी बन के आती है, और ये भी एक 7 मार्क का फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है, और इसके अंदर से ये वाले पॉइंट से केस स्टडी आती है, इसके अंदर इस वाले पॉइंट से केस स्टडी आती है। अभी देखेंगे कैसे, इसके अंदर से बड़ी अजीबोगरीब प्रकार की केस स्टडी आती है, देख के रखना जरा, सुनो। तो अगर कोई बंदा नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में है, नियर रिलेशनशिप में है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिटन है और रजिस्टर्ड अंडर लॉ है, तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड होगा। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस लॉ, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर के केस लॉ में ऐसा हुआ था कि वेलफेयर ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस करा था मैं तेरे को पैसा देता रहूंगा, लेकिन बाद में वेलफेयर अपने बात से पीछे हट गया, उसने पैसा नहीं दिया। वेलफेयर की वाइफ कोर्ट में गई, कोर्ट वालों ने बोल दिया ये तो आपका डोमेस्टिक मुद्दा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 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 अब यहाँ पे एक करके कंडीशन चेक करना, अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस होता, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस होता, बोले तो हस्बैंड वाइफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, ब्रदर सिस्टर नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस है, और डॉटर मदर, मदर फादर, मदर वो फादर सन, फादर और डॉटर, मदर और सन, ऐसी सब चीजें नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आ जाती हैं।
नियर रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में नियर रिलेशन भी है। अगर वही वाला कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर वाला कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड अंडर लॉ होता और राइटिंग में होता, तो ऐसी कंडीशन में भले ही उस वाइफ ने कुछ पैसा ना दिया हो, कुछ कराना हो बदले में, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल वैलिड माना जाता। अब इस पर से इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है, सवाल ये आता है, बिल्कुल सेम सवाल आता है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर के बीच में और वो रजिस्टर्ड अंडर लॉ भी था। अब ऐसी कंडीशन में बताओ कि वो बिल्कुल वैलिड होगा या नहीं होगा। उसका आंसर इंस्टीट्यूट देता है वॉइड, जो कि गलत है। अगर हम इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आंसर देखें तो आंसर हमारा ये आना चाहिए कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस भी है, नियर रिलेशन भी है, रजिस्टर्ड अंडर लॉ भी है और राइटिंग में भी है। अगर इनमें से ये दो कंडीशन ना हो या मतलब चारों में से कोई भी कंडीशन ना हो तो ऐसी कंडीशन में आंसर वॉइड आएगा। लेकिन अगर चारों कंडीशन वैलिड हो रही हैं, वहां पे लिखा हुआ है क्लियर कट कि राइटिंग में है, तो आप ये वाला केस लगा के ये वाला आंसर लिख के आओगे, ध्यान रखना। इसी पर से एक और केस लॉ आता है कि एक डॉटर और उसका फादर उसकी विल बना के, मतलब उसके डॉटर के बर्थडे वाले दिन विल बनाकर उसको रजिस्टर कराने जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे रजिस्टर कराने, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे थे रजिस्टर कराने। बीच में कार पलटती है, दोनों के दोनों मर जाते हैं, डॉटर के हाथ में कागज पड़ भी जाते हैं। क्या वो वैलिड है या नहीं है? आप बोलोगे नियर रिलेशन में भी है, देखो नियर रिलेशन में है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस भी है, राइटिंग में है, क्या राइटिंग में भी है, लेकिन अभी तक लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, इस वजह से नहीं चलेगा। अगर वो रजिस्टर अंडर लॉ होता, अगर ये लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते, रजिस्टर हो जाता, उसके बाद ये मर जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 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 रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचने से पहले ही फादर मर जाता है और डॉटर के हाथ में भले ही कागज से ही, लेकिन वो केस वैलिड नहीं चलेगा, मतलब वो डॉटर कैन नॉट क्लेम हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला केस देखो, पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए कंपनसेशन क्लेम करना। ऐसी कंडीशन में मतलब मैंने पहले कभी वॉलंटरी सर्विस दी होगी प्रॉमिसर के लिए, प्रॉमिसर को सर्विस पसंद भी आई होगी, अब प्रॉमिसर मेरे को कुछ देना चाह रहा है, चलेगा। मैंने आर का वॉलेट ढूंढ लिया, तुम्हें पता ही अच्छे काम में करता ही रहता हूँ, मैंने आर का वॉलेट ढूंढ लिया और उसको दे दिया, तो आर ने पी को 10,000 रुपए दे दिए। अब सुनना, मेरी बात सुनना, ढंग से सुनना, प्यार से सुनना। क्या पी का हक है उस पैसों पर? बिल्कुल भी नहीं है। पी ने कुछ दिया थोड़ी उसके बदले में, पी ने कुछ किया थोड़ी उसके बदले में, उसकी तो वॉलंटरी सर्विस थी, भले ही उसके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ी बोलता है कि बदले में कुछ दो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में इतना होता है कि बायर अगर कोई खर्चा करता है उसके रियल ओनर को ढूंढने के लिए, सॉरी, अगर फाइंडर ऑफ द लॉस्ट कोड कोई खर्चा करता है रियल ओनर को ढूंढने के लिए, तो उससे खर्चा क्लेम कर सकता है। ये किसने बोल दिया कि वो उससे पैसे भी क्लेम कर सकता है? तो यहाँ पे वॉलंटरी सर्विस के लिए वो कंपनसेशन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। टाइम बार्ड पेमेंट होता है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। लिमिटेशन एक्ट बोलता है अगर आपका कोई डेटर है, और उसके लिए आपको 3 ईयर हो गए हैं, 3 ईयर, अब यार मतलब 3 ईयर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड। अगर आपका कोई डेटर है और उससे आपको 3 ईयर हो गए, 3 साल हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उससे पैसा क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो बंदा 3 साल बाद आता है, बड़े ही प्यार से आता है, बोलता है भाई आपके पैसे रह गए थे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पैसे दे दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में ये बिल्कुल वैलिड होता है। अब बोलोगे आप, मैंने तो सेल करी थी, कंसिडरेशन तो हुआ ना, लेकिन एक बात सोचो तो सही, वो 3 साल के लिए तो वैलिड थी, 3 साल बाद थोड़ी कंसिडरेशन है, 3 साल बाद तो वो बिल्कुल खाली हो गया ना, वो तो लीगल ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अब वो अगर पैसे देने का प्रॉमिस भी कर जाए तो हम उसे एनफोर्स करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा माना जाएगा कोई कंसिडरेशन के बिना भी हम उसको पैसे दे सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एजेंट इन्फोर्स करवा सकता है, एजेंट भले ही बिना कंसिडरेशन कोई काम कर दे, वो बिल्कुल वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भले एजेंट को पैसा नहीं मिल रहा लेकिन वो काम चलता है। कंप्लीटेड गिफ्ट पूरा होने के बाद मांग थोड़ी सकते हैं वापस, जिसके पास गिफ्ट पहुंच गया अब वो गिफ्ट उसका, आप लीगली नहीं मांग सकते। अब तुम बेशरम मुंह की तरह मांगने पहुंच जाओ और बंदा शर्म के मारे दे ही देगा वो तो अलग केस रहा ना, लीगली नहीं मांग सकते, हम लीगल बात कर रहे हैं। लीगली अगर मैंने किसी को आईफोन गिफ्ट कर दिया तो आईफोन उसका ही है, अगर मैंने किसी को घर गिफ्ट कर दिया घर उसका ही हो गया, अब मैं उससे बार बार मतलब लीगली नहीं मांग सकता। चलो
अगर मैंने किसी को 100 रुपए के गुलाब दे दिए तो मैं उससे गुलाब थोड़ी मांग लूंगा वापस, गुलाब उसके हो गया इससे। बेलमेंट का केस, अब यहाँ पे सुनना, बेलमेंट का केस होता क्या है। बेलमेंट का केस ये होता है जैसे बाजू वाले की मैंने मतलब ट्रिमर ले लिया, यही सब चीजें यहाँ कवर हो जाती हैं। मतलब दूसरे बंदे सामान ले आना यार, चीनी वीनी ले आना, छोटी मोटी चीजें। तो यहाँ पे भले ही मैं बदले में कुछ ना करूं, भले ही बदले में कुछ ना करूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलता है। मैं किसी बंदे से वो ले आया जाके, उसके ग्लव्स ले आया, मेरे को पहनने थे, जैकेट ले आया, मेरे को पहननी थी। जैकेट और ग्लव के बदले मैंने कुछ दिया ही नहीं उससे, क्या एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्या सामान मेरा हो गया? बिल्कुल भी नहीं होगा यार। बेलमेंट में सामान पेमेंट में सामान तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा, तुम तो बस मांग के मतलब मांगने वाला हिसाब है यहाँ पे बेलमेंट में, पूरी बात ये है। तो ऐसी कंडीशन बेलमेंट के केस में बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। चैरिटी का केस, चैरिटी के केस में ऐसा होता है कि मैंने सामान दान कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, भली सामने वाले ने कुछ नहीं दिया मेरे को, मैंने सामने वाले को 100 रुपए दे दिए, सामने वाले मेरे लिए कुछ नहीं करा, चैरिटी केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया, यूनिट खत्म हो गई यार। अब देखो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए। मिस्टर सोहनलाल ने 10 एकड़ की जमीन बेची, इसको बेच दी मोहनलाल को। सोहनलाल ने जमीन बेच दी मोहनलाल को, कितने एकड़ की बेची? 10 एकड़ की। ठीक है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, बेचते रहो। बहुत पैसा है लोगों के पास आजकल, पता है तुम्हें। मेरे पास ही 10 रुपए की, अरे 10 रुपए की प्रॉपर्टी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी के जो पेपर है उनपे साफ साफ लिख रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि 9 करोड़ तो वो अपने हिसाब से यूज करेंगे, 9 करोड़ अपने हिसाब से यूज करेंगे। और जो 1 करोड़ है, जो बचा हुआ 1 करोड़, 1 एकड़ है, सॉरी 1 एकड़ है, वो मिस्टर छोटे लाल का सन, मिस्टर सोहन लाल का सन, मतलब ये जो 1 एकड़ है, 1 एकड़ जो है ये हमारे छोटे लाल यूज करेंगे, हमारे छोटे लाल यूज करेंगे। ठीक है, छोटे लाल कौन है? सोहन लाल के बेटे हैं। ठीक है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, सोहन लाल टपक गया, सोहन लाल टपक गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनना, 15 तारीख को इस बंदे ने, क्या नाम है इसका, ये बंदा मोहनलाल, मोहनलाल ने पूरे 10 के 10 एकड़ पर, मोहनलाल ने पूरे 10 एकड़ पर अपना कब्जा जमा लिया और बोलता है हम यहाँ पे बनाएंगे एक प्यारा सा ऑडिटोरियम। ठीक, और उसने छोटे लाल को कोई जमीन देने से मना कर दिया। अब छोटे लाल को केस करना है इस बंदे के ऊपर, मोहनलाल के ऊपर, मोहनलाल के ऊपर केस करना है और ये बताना है कि क्या ये केस वैलिड है या नहीं है। छोटे लाल जीतेगा या छोटे लाल हारेगा, क्या छोटे लाल के साथ इंसाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, इसका भी फैसला करते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक एक्सप्रेस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, जब यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि छोटे लाल 1 एकड़ यूज करेगा, छोटे लाल 1 एकड़ यूज करेगा। दूसरी चीज, क्या आपको इस केस को देखकर चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लॉ की याद नहीं आ रही है? वहां पर भी तो ये था, कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम एनी पर्सन, कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम एनी पर्सन, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको वाली बात याद नहीं आ रही है? इसके अलावा एक चीज और, क्या आपको नहीं लगता ये वाली कंडीशन जो है, ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है, ये लैंड के साथ अटैच्ड है, उन 10 एकड़ के साथ अटैच्ड है? तो हम यहाँ पे ये वाला केस नहीं लगाएंगे। सोचो सोचो सोचो, ये वाला कहूंगा दिस केस कन्वेंट अटैच टू द लैंड, रेस्ट्रिक्टिव कन्वेंट सारे सक्सेसर को मानना ही पड़ेगा। भले ही मोहनलाल भी उस जमीन को भले ही बेच देता, लेकिन उसके सक्सेसर को भी मानना पड़ता है ये वाली चीज। तो यहाँ पे ये चीज लिख रही है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है इन्होंने थोड़ा बहुत, कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम एनी पर्सन वाली चीज भी बताई है, कंसिडरेशन की डिफाइन वगैरह बता दी है, और इसके अलावा ये सब चीजें देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझते हैं जरा। क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना है कि ये सब चीजें लिख के लास्ट में हमें कंक्लूजन देना है, कंक्लूजन ये रहा इतना। तो कुल मिला के हमें क्वेश्चन को 3 टुकड़ों में बांटना होता है। पहला होता है प्रोविजन, मतलब लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ के कॉन्सेप्ट्स को प्रोविजन बोलते हैं, पता होनी चाहिए वाली बात। तो लॉ के कॉन्सेप्ट्स को हम बोलते हैं प्रोविजन, लॉ के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रोविजन। अबे यार लिख जा, ए ए ए ए ए ए ए, अरे यार समझो, आप लोग समझो। प्रोविजन, प्रोविजन मतलब है लॉ क्या कहना चाहता है, प्रोविजन मतलब है लॉ क्या कहना चाहता है। दूसरा, दूसरे नंबर पे लिखते हैं फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस मतलब केस क्या कहना चाह रहा है। और तीसरे पॉइंट पे हम इन दोनों को कंक्लूड करके लिख देते हैं कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन।
पहले तो हम समझाएंगे लॉ क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम समझाएंगे लॉ क्या कहना चाह रहा है। एज पर रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर लिख दो और अच्छी बात है, वरना कॉमन लाइन, एज पर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद आप 3-4 पॉइंट में 1 2 3 4 करके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ये वाला कंसीडरेशन की डिफाइन वगैरह, दूसरे पॉइंट में चनैया वैसे रमैया थोड़ा सा रेफरेंस दे देंगे, मतलब ये तो अलग पॉइंट डाल के लिख देना, केस लॉ रेफरेंस। उसके बाद सोहनलाल मोहनलाल का मतलब फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे, हालांकि ये चीज जो है ऊपर आनी चाहिए थी, इन्होंने नीचे लिख रखी है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दे दो, कंक्लूजन बहुत ही छोटा दिया जाता है, फैक्ट ऑफ द केस थोड़ा सा मतलब इतना से ही छोटे से साइज में, और ऊपर की तरफ हम पूरे प्रोविजन लिख देते हैं। इसी तरह सारे आंसर लिखे जाते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर ही कि लॉ के आंसर को किस तरह से लिखना है, क्योंकि अगर आप भले ही पढ़ लें लेकिन अगर आपसे आंसर नहीं लिखे जाएंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो ये चीज़ है, बाकी पढ़ते रहिए, देखते रहिए।